गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एक क्वेश्चन था आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ये क्या है बच्चे, टिल्लू आंखों बांखों प्रणाम सर जी। चलो अच्छी सर बात एक है। क्वेश्चन था सर। हेलो हाँ, बोलो बच्चों। सर, अमीबा पुटी भवन की घटना होती है क्या सर इसमें? पुटी भवन होता है, बिल्कुल एंसेस्ट्रेशन होता है अमीबा के अंदर, पुटी भवन होता है। और किस में होता है? और अमीबा में, नॉर्मल अमीबा के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब अनुकूल परिस्थिति होगी ना, उस टाइम पे तो वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा। जब तक अनुकूल परिस्थिति रहेगी तब तक बाइनरी फिजन। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस टाइम पे क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना देता है, तो इस तरह एक मोटी भित्ति बना देता है। और वो जो थिक वॉल होती है ना, उसके अंदर अपने आप को बचा के रखेगा, सेल डिवाइड कर लेगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब वो ब्रेक करके, पुटी को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। यानी पुटी भवन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन होगा, प्रतिकूल। स्पंज में भी होता है सर? स्पंज के अंदर नहीं होता। तो सर इसमें तो बुक में डायग्राम दिया है। स्पंज के लिए नहीं। स्पंज में तो वो होता है ना, जेम्यूलेशन। हाँ, उसी को थोड़ा बताइए तो। जेम्यूल अलग है, इंटरनल बड है। जेम्यूल जो होता है ना, वो तो इंटरनल बड है, आंतरिक मुकुल है। सर हाँ बच्चे। ये ओवोविविपेरस क्या होता है? ओवोविविपेरस वो जीव हैं जिनके अंदर अंडा जो है वो बनने के बाद में क्या होता है, बॉडी के अंदर देखो क्या होगा, मुर्गी ने क्या किया, डिफरेंस समझना भी पता पड़ेगा। देखो जब इंसान के अंदर बच्चा बन रहा है तो कैसे बन रहा है, जाइगोट बना, जाइगोट जो है वो डिवाइड करने लगा, और वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो गया, एक प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्शन बन गया, और उसकी वजह से वो बच्चे को, भ्रूण को न्यूट्रिशन मिलता जा रहा है, और फिर एक बच्चा जो है उसका बर्थ होता है। तो ये तो विविपेरस हुआ है ना। मुर्गी में क्या देखा हमने, मुर्गी ने अंडे को बाहर निकाल दिया, कोई प्लेसेंटा नहीं है, अंडा बाहर है, शरीर के बाहर उस अंडे के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एक छोटा सा बच्चा बन रहा है मुर्गी का, वो ओविपेरस हुआ। अब इन दोनों के बीच का जो होता है वो ओवोविविपेरस होता है। मतलब अंडा जो है वो बॉडी के अंदर ही है, अंडा बाहर नहीं निकला, अंडा बॉडी के अंदर ही है, लेकिन उस अंडे के अंदर क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, प्लेसेंटा नहीं है, प्लेसेंटा नहीं बना, बट उस ऑर्गेनिज्म ने अंडे को अपने अंदर रखा, उस अंडे के अंदर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, बाद में फिर वो बाहर निकल जाता है, तो उसे हम ओवोविविपेरस बोलते हैं। समझ गए क्या? सर तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता उसको? उसके लिए न्यूट्रिशन जो है ना एग के अंदर ही होगा, जो एग के अंदर यॉक वगैरह होते हैं ना, उसी से न्यूट्रिशन लेता है वो, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू नहीं लेगा, मतलब प्लेसेंटा नहीं बनेगा उसमें। ओके सर। तो हेलो सर सर। ये किसमें होता है? क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो ये सर। जो ओवोविविपेरस है वो किसमें होता है? ओवोविविपेरस की कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे लग रहा है मेटाथीरिया वगैरह में कुछ एग्जांपल है इसमें ओवोविविपेरस टाइप का होता है, मेटाथीरिया। सर हाँ बच्चे। सर मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है सर क्वेश्चन। Given organisms belong to how many different genera? क्या है गिवन ऑर्गेनिज्म? एक मिनट रुको, ये वीट ब्रिंजल वाला, वीट ब्रिंजल पोटैटो लायन डॉग टाइगर, देखो वीट अलग जेनरा हो गया ट्रुटिकम, ब्रिंजल पोटैटो इन दोनों का जेनरा सेम हो गया, 2 जेनरा हो गए, लायन टाइगर का जेनरा सेम हो गया, 3 जेनरा, और डॉग का अलग हो गया 4 जेनरा, 4 जेनरा होगा आंसर। आंसर में 5 दिया था सर। 5 क्यों हो गया? वीट जो है ट्रिटिकम, ब्रिंजल और पोटैटो सोलेनम, लायन और टाइगर पेंथेरा, डॉग कैनिस, 4 ही होगा बच्चा, आंसर गलत दिया हुआ है। सर किसी जीव को अगर काट दें और प्रत्येक कटा हुआ भाग नया जीव बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुनरुद्भव, रिजनरेशन। तो उसका उदाहरण में हाइड्रा आएगा? उदाहरण प्लेनेरिया। हाइड्रा नहीं आएगा ना उसमें? हाइड्रा भी आ जाएगा, हाइड्रा भी सही है, हाइड्रा में भी होता है। हेलो सर। हाँ बच्चे। जंतुओं में कोशिका विभाजन एक निश्चित उम्र तक होगा कि लगातार होते रहेगा? देखो नॉर्मली एनिमल्स के लिए बोलते हैं कि एक सर्टेन एज तक सेल डिवीजन होता है, उसके बाद में रुक जाता है ना, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक एज तक रुक गई, ठीक है, ऐसा बुक्स के अंदर लिखा होता है, बट मुझे लग रहा है ये गलत है कहीं। एनसीईआरटी में दिया है कि वो हमेशा होते रहता है, ऊतक में जो भी मतलब डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए, हाँ, तो हमेशा होता रहता है ना, वो वाला सही है, लेकिन ना ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, 2 अलग अलग बातें ध्यान रखना।
कई बार लिखा होगा कि एनिमल के अंदर, यदि तुमने कहीं बुक में पढ़ा होगा तो ऐसा लिखा होगा प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन चलता रहता है, हाँ यही क्वेश्चन है सर। और लेकिन एनिमल के अंदर एक सर्टेन एज तक सेल डिवीजन होता है या ग्रोथ होता है। ग्रोथ के लिए सही है, वो ग्रोथ के लिए सही है कि प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जीवन भर होती रहती है, और एनिमल के लिए एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, ठीक है। बट यदि पर्टिकुलरली सेल डिवीजन की मैं बात करूँ ना, तो भाई कोई इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो भी उसकी जब तक वो मर नहीं रहा ना, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ सेल्स डिवाइड करती रहती है, बट वो ग्रोथ नहीं कर पाती, जितनी बन रही है उतनी डेड हो रही है, इसलिए वो बैलेंस हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन मतलब कब तक होते रहता है, तो ऑप्शन इसमें दिया है एक निश्चित उम्र तक। हाँ, तो इसका निश्चित उम्र तक ही आंसर होगा। लेकिन इसमें तो एक ऑप्शन और भी है ना कि लगातार होते रहता है, तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? बच्चे अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कर दो, कंसेप्ट से गलत जा रहा है ये। इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर दे रखा होगा एक निश्चित उम्र तक, दे रखा है ना। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है कि प्लांट और जीव दोनों में मतलब लगातार होते रहता है। जंतुओं में भी दिया हुआ है, नहीं नहीं, पादप में दिया हुआ है, प्लांट्स के अंदर दिया हुआ है, एनिमल के अंदर एक निश्चित उम्र तक दिया हुआ है। सही से पढ़ना एक बार। एक निश्चित उम्र तक को ही सिलेक्ट करेंगे? नहीं, लेकिन करेंगे जीवन भर, करेंगे जीवन भर। कंफ्यूजन है सर दोनों। हाँ, कंफ्यूजन देखो, कंसेप्ट यही बोलता है कि किसी भी जीव में कोशिका विभाजन जीवन भर चलता है, ये सही बात है बिल्कुल। लेकिन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, वृद्धि, उस कोशिका विभाजन के द्वारा शरीर का आकार बढ़ना, तो जंतुओं के अंदर एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है, लेकिन पादपों के अंदर अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर, ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो जंतुओं में, तो जीवन भर होता है, वो सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्चुअली। बट एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया कि पादप में जीवन भर ग्रोथ होती है और डिवीजन होता है, एनिमल में जो है वो लिमिटेड टाइम तक है। ये रजनी बोल रही है ना, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सर तो सिलेक्ट किसको करना है, आंसर कैसे देंगे, कौन सा वाला आंसर देना है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही दो ना, कंफ्यूजन मत रखो। एक चीज कर दो कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ, जीवन भर विभाजन होता है, जंतुओं में एक निश्चित समय। यस हेलो सर। हाँ हाँ बच्चे। सर ये जो एमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, उसमें कौन सा अंग का प्रतिलिपिकरण होता है, तो उसमें क्या आएगा आंसर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है और न्यूक्लियस लिखा है और संकुचनशील रिक्तिका, या सब? उपरोक्त सभी आ गए। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो, किसका? एमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, उसमें कौन से पार्ट का, कौन से अंग का उसका प्रतिलिपिकरण होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा कि न्यूक्लियस आएगा कि संकुचनशील रिक्तिका की सभी? न्यूक्लियस आएगा। सर तो उसमें न्यूक्लियस होता है? अमीबा में होता ही है ना बच्चे, यूकेरियोट है ना वो, तो लास्ट लेक्चर में भी तो बताया था। सर शैवाल और फंजाई में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? शैवाल में बहुत सारे मेथड है ना, शैवाल में मेनली स्पोर्स वगैरह बनेंगे, जू स्पोर्स वगैरह। फंजाई में स्पोर्स भी बनेंगे, कुछ कोनिडिया बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी होता है ना। वो सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं, शैवालों में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है ना। स्पोर भी बनेगा, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिलामेंटस वाले में, तो अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जो माइकोप्लाज्मा होता है वो ऑब्लिगेट एरोबिक में आता है या फैकल्टेटिव एनाएरोबिक या ऑब्लिगेट एनाएरोबिक, ये जो बताए थे ना आप, उसको बताइए। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक है। ओके सर। नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बट एनाएरोबिक भी कर सकते हैं। ओके ओके। कॉन्जुगेशन में एचएफआर और एफ माइनस वाला जो कॉन्जुगेशन पूछ रहे हो ना, उसमें इतना सा ध्यान रखो कि एचएफआर और एफ माइनस का कॉन्जुगेशन होता है, तो एफ माइनस वाले के पास एचएफआर का न्यूक्लियोइड का थोड़ा पार्ट आ जाता है, एफ माइनस के पास एचएफआर के न्यूक्लियोइड का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एफ माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एफ माइनस जो है वो पार्शियली डिप्लॉयड मीरोजाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चे। यस।
मानसी पूछ रही है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, यूजेनिक्स। सेकंड आंसर यूजेनिक्स। ठीक है, चलो आगे लेक्चर स्टार्ट करें। हेलो सर। हेलो सर। जो फीमेल बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, तो बाकी प्लाज्मिड रहेगा ना सर? क्या क्या बोल रहे हो, किसमें नहीं होगा प्लाज्मिड? फीमेल बैक्टीरिया है उसमें ए प्लाज्मिड नहीं रहता, और बाकी तो रहेगा ना? हो सकते, दूसरे हो सकते हैं। यदि एफ फैक्टर नहीं है तो एफ माइनस होगी। दूसरा हाँ प्लाज्मिड हो सकता है जिसमें एफ फैक्टर जो है उसके अलावा कुछ और। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बच्चे, ये युग्मकों का स्थानांतरण से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तक बताओ सर। नहीं, युग्मकों का स्थानांतरण तो सब में ही होता है ना। ब्रायोफाइटम में और टेरिडोफाइटम में मोटाइल होते हैं, पानी में स्विम करके जाते हैं, फ्लैजिलेटेड टाइप के गैमेट होते हैं ना। पानी में तैर करके मादा युग्मक तक जाता है, जिसे हम बोलते हैं ज़ूडियो गैमेट। हाँ, क्या बोले सर? पानी में से जाते हैं। हाँ, ठीक। भाई माइक ऑफ कर देना। माइक ऑफ कर लो, ये किसी माइक ऑफ कर लो यार। ठीक है, चलो आगे पढ़े क्या? यस सर। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तीनों पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के मेथड्स जो थे वो देख लिए थे। ठीक है ना। ट्रांसडक्शन जो है उसके बारे में मैंने बोला था, थोड़ा सा और बता दूंगा डिटेल में, देख लो कैसे होता है ट्रांसडक्शन। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबने कल घर पे जाके पढ़ लिया था क्या? यस सर। यस सर। तो बच्चा ऐसा तो नहीं है कि सर हम तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और संडे को एग्जाम में वही पढ़ रहे हैं, ये सब करंट वाला नहीं पढ़ रहे। ऐसा मत करना है ना। करंट वाला पोर्शन रोज के रोज पढ़ना ही है, और टेस्ट का जो है उसके लिए तुम अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके रिवीजन करना। करंट पोर्शन रोज रिवाइज करना जरूरी है। देखो ट्रांसडक्शन के बारे में हमने ये बोला था कि एक दाता बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया तक डीएनए का ट्रांसफर किसके थ्रू? बैक्टीरियोफेज के थ्रू, उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। कैसे होता है देखो, छोटा डायग्राम बनाता हूं। सर डेली रिव्यू क्वेश्चन मिलता है क्या ऐप में? क्या बच्चे? डेली न्यू क्वेश्चन मिलता है क्या सर? वो तुम एक बार उनसे पूछ लेना, क्या बोलते हैं, ईशान सर से। और आहुति पूछ रहे सर टोटोनिम्स प्लांट के लिए यूज नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। साइटोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या आएगा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, साइटोक्रोम, शेप एंड साइज ऑफ सेल। इसमें तो एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हैं। शेप एंड साइज भी आ सकता है सेल का, सेल ऑर्गेनेल्स भी आ सकते हैं, केमिकल कंपोजिशंस वगैरह जो नॉर्मली नहीं होगा। क्या दिया हुआ बच्चे साक्षी इसका आंसर? सेल ऑर्गेनेल सर। इसमें दो आंसर सही लग रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल भी और शेप एंड साइज ऑफ सेल भी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि यूज तो हम उसको भी करते हैं क्लासिफिकेशंस के अंदर। ठीक है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मोर एक्यूरेट के अकॉर्डिंग देखें तो सेल ऑर्गेनेल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे दोनों हो सकते हैं ना, यदि बाय चांस कहीं क्वेश्चन आता है तो मोर इंपॉर्टेंट या ज्यादातर हम यूज करेंगे किसको? ऑर्गेनेल को, क्योंकि ऑर्गेनेल में कई बार जैसे मान लो 70 ऐसे 80 ऐसे सब यूज होते हैं। शेप एंड साइज में काफी वेरिएशंस हमें मिल जाते हैं, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट जो है वो आंसर सेल ऑर्गेनेल कर लेना। ठीक है। एपोगेमी के बारे में यस सर। हाँ, एपोगेमी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उदय प्रकाश, एपोगेमी के बारे में हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अभी बस ये ध्यान रखो कि एपोगेमी जो है वो भी एपोमिक्सिस का एक टाइप है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें बच्चे बनते हैं और हैप्लॉइड बच्चा बनता है, इसीलिए हम एपोगेमी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसडक्शन में सपोज एक बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया। अब ये डोनर बैक्टीरिया जो है इसके पास मान लो कोई न्यूक्लियड है अपना, और यहां पर क्या हुआ, इसके पास एक बैक्टीरिया फेज आया।
बैक्टीरियल फेज वायरस जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। वाह, इस बैक्टीरियल फेज ने क्या किया, इस बैक्टीरियल फेज ने अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरियल फेज आया, बैक्टीरियल फेज ने अपना डीएनए जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये डीएनए जाके जुड़ जाएगा किससे, न्यूक्लियर से। यदि ये डीएनए न्यूक्लियर से नहीं जुड़े तो क्या इसकी कॉपी बन सकती है क्या? लास्ट लेक्चर में उनको बताया था नहीं। नो सर, नहीं न बनेगी। इसीलिए क्या होगा, मान लो ये डीएनए था, इस डीएनए के पास में ये जो बाहर से डीएनए आया था, फॉरेन डीएनए जो था वायरस का, वो आके जुड़ गया। मैं इसको थोड़ा अलग सा बना देता हूं। ये वायरस का डीएनए आके जुड़ गया, जो वायरस का ये आकर के जुड़ गया। अब क्या होता है, जो वायरस ही है, वायरस के पास क्या होता है, वायरस के पास है तो पूरा कंप्लीट वेरिएंट की फॉर्म में हो, जिसके पास कैप्सिड और डीएनए सब कुछ हो। जब सेल के अंदर एंटर होता है तो क्या करता है, वो अपना डीएनए डाल देता है और ये क्या करेगा, अब ये अपनी कॉपी बनाएगा। ये अपनी कॉपी दो तरीके से बना सकता है। ये जो वायरस है ये दो टाइप की साइकिल चला सकता है। कौन कौन सी दो टाइप की साइकिल? एक होती है लाइटिक साइकिल, ये वायरस की लाइफ साइकिल भी है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये वायरस की लाइफ साइकिल भी है। और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। दो प्रकार से आगे अपने अंदर चेंजेस कर सकता है। क्या चेंजेस? ये अपनी कॉपी बना सकता है। क्या चेंजेस? लाइटिक, लाइसिस वर्ड का मतलब जानते हो क्या? लाइसिस वर्ड का मतलब जानते हो क्या? बोलो कोई बच्चा लाइसिस का मतलब जानता है क्या? तोड़ना, टूटना। टूटना, यस। लाइसिस का मतलब टूटना है या डेड हो जाना, ब्रेक हो जाना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लाइटिक साइकिल जब चलती है ना, तो ये क्या करता है, ये अपने डीएनए की तो कॉपी बनाता है वायरस। वायरस के डीएनए के साथ साथ में कुछ पार्ट इस बैक्टीरिया के डीएनए का भी आ जाता है। वायरस का डीएनए तो कॉपी बनाएगा ही, और साथ में कुछ पार्ट किसका आ गया, बैक्टीरियल डीएनए का भी इसके पास आ गया। और साथ में ये वायरस क्या करेगा, वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, वहां पर डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है, फिर अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है और सेल को किल करके बहुत सारे वायरस रिलीज कर देता है। क्या ऐसा होता है क्या? यस। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर इसने बैक्टीरिया के साथ किया कि बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपी बनाई, बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपी बनाई, बहुत सारा प्रोटीन या कैप्सिड बनाया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करेगा, लाइटिक साइकिल है ना, ब्रेक होना है, क्या ब्रेक हो जाएगा, ये सेल जो है वो डेड हो जाएगा। डीएनए जो है उनके, बैक्टीरिया के जो डीएनए उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वायरस बनके क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा इस तरीके से। अब ये वायरस के अंदर जो डीएनए आया वो डीएनए कैसा है, उस डीएनए के अंदर कुछ पार्ट तो उसका खुद का डीएनए का है और कुछ पार्ट बैक्टीरिया का है। आई बात समझ में कि यहाँ पर जब वायरस ने अपनी कॉपी बनाई तो वायरस ने अपना वायरल डीएनए के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल डीएनए ले लिया, सेल को ब्रेक करके, और ये रिलीज हो गया, बाहर निकल गया और तैयार है अब ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की। दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए निकल गया। लाइटिक साइकिल क्यों बोल रहे हैं, समझ गए? क्योंकि इसने क्या किया, इस बैक्टीरियल सेल को और डीएनए को सबको ब्रेक कर दिया, लाइस कर दिया, किल कर दिया और यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। अब मान लो ये यहाँ से कोई दूसरा बैक्टीरिया था, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, उसका डीएनए, और उसके ऊपर ये वायरस आया, आकर के इसके ऊपर अटैच हुआ और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो इसने अंदर ट्रांसफर किया, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या दो चीज आ गई, क्या, एक तो वायरस का डीएनए आ गया और दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए आ गया। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया कौन सा था, ये डोनर बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया से डीएनए ले लिया किसने, इस बैक्टीरियोफेज ने, जब ये खुद फॉर्म हो रहा था, और जाकर के किसको दे दिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। क्या हमें यही पढ़ा था क्या लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है क्या? लास्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्या पढ़ा था कि डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया तक होता है। कैसे होता है कि डोनर बैक्टीरिया अटैक करता है,
सॉरी बैक्टीरिया अटैक करता है डोनर बैक्टीरिया के ऊपर, वहां पर उसके अंदर अपने डीएनए को न्यूक्लियोइड से इंटीग्रेट करवा देता है। फिर जब अपने डीएनए की कॉपी बनाता है तो साथ साथ में बैक्टीरिया का कुछ डीएनए ले लेगा। अब वो कोई भी ले सकता है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ले सकता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो बैक्टीरिया के डीएनए का वो इसने क्या किया, इसने अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया और न्यू वायरस बनाया, उसके अंदर असेंबल किया डीएनए को, सेल को तोड़ा और निकल गया दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इस टाइप की साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। हो गया ट्रांसफर डीएनए का फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया, दाता बैक्टीरिया से ग्राही बैक्टीरिया तक। किसकी सहायता से, ये क्या है बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज की सहायता से डीएनए का ट्रांसफर हो गया। क्लियर है बातें अपनी सबको। देन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, देखो लाइसोजेनिक में अब सेल डेड नहीं होगी। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये वाला जो सेल को किल कर रहा है, इस बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं हम कि ये उग्र प्रकार का बैक्टीरियोफेज है, उग्र जीवाणु भोजी, ठीक है, वायलेंट टाइप का है। और लाइसोजेनिक में क्या होता है, टेम्परेट फेज होते हैं जो कमजोर है एक तरीके से, उनके पास सेल को किल करने की ताकत नहीं है। क्या करते हैं, ये वायरस का डीएनए आ गया, अब ये डीएनए इस बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चुपचाप से जुड़ा हुआ है। यदि इस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो बैक्टीरिया। हेलो सर, हाँ बच्चे, ये जो सर लैटिक साइकिल है वहां से 1 टाइम और आगे रिपीट कीजिए, मेरे को क्लियर समझ नहीं आ रहा। वापस से समझ लो। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया, एंटर होने के बाद में न्यूक्लियर से जाके जुड़ गया। अब इसके बाद इसके अंदर ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपने डीएनए की कॉपी बनाता है। अपने डीएनए की कॉपी बनाने के साथ साथ क्या करेगा, कुछ बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपी भी बना लेगा। यानी डोनर बैक्टीरिया का थोड़ा सा डीएनए इसने अपने वायरल डीएनए के साथ में अटैच करवा लिया और फिर कैप्सिड वगैरह बनाए, असेंबल हुआ बैक्टीरियोफेज और सेल को किल करके रेसिडेंट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए निकल गया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, वायरस के डीएनए के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया का डीएनए भी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? यस सर। लाइसोजेनिक साइकिल में मैंने बोला कि लाइसोजेनिक साइकिल चलाने वाला जो वायरस होता है वो डेंजरस नहीं होता है। उसका डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर गया तो वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो क्या होगा, तो पड़ा रहे डीएनए, बैक्टीरिया को क्या दिक्कत है, कोई नुकसान नहीं आ रहा, डीएनए आ गया तो आ गया। तो फिर जब ये बैक्टीरिया अपनी कॉपी करेगा, यानी जब ये बैक्टीरिया अपना डीएनए जब बाइनरी फ्यूजन कर रहा होगा तो उस बाइनरी फ्यूजन के टाइम पे क्या करेगा, जब अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा तो क्या साथ में वो जो वायरस से डीएनए आया था उसकी भी कॉपी बन जाएगी क्या? कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर वायरस जो है वो बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता है, बट उसका बाइनरी फ्यूजन के टाइम पे जब डीएनए की कॉपी बनती है तो साथ में वायरस के डीएनए की भी कॉपी बन जाती है और वो इस तरीके से उसके साथ में जुड़ा हुआ प्रेजेंट करेगा। जब तक मर्जी बढ़ेगी तब तक ऐसा रहेगा। बाय चांस फ्यूचर में कभी चेंज हुआ और ये वायरलेंट फेज में कन्वर्ट हुआ तो हो सकता है उस टाइम पे एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया में से बहुत सारे वायरस जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। बट लाइसोजेनिक साइकिल के लिए इतना सही ध्यान रखना कि लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है और जब बैक्टीरिया द्विविखंडन करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है, तो उसके साथ में ही वायरस के डीएनए की भी कॉपी दोनों बैक्टीरिया में, दोनों डॉटर बैक्टीरिया में चली जाती है। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? सर एक बार और, ठीक है। यस सर। लाइटिक साइकिल में जो वायरस आया उसने बैक्टीरियल सेल को लाइज कर दिया, किल कर दिया और अपने डीएनए, वायरल डीएनए के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल डीएनए को भी डोनर से रेसिपिएंट में पहुंचा दिया। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या हुआ, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो वायरल डीएनए है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो न्यूक्लियर से अटैच हो जाता है लेकिन बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। जब भी बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होगा तो उस टाइम पे न्यूक्लियोइड के साथ साथ वायरस वाला डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेगा और डॉटर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है? यस सर। हो गया ना? चलो ठीक है। तो ये तो डिफरेंट टाइप हो गए किसके, पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। अब इसके बाद में जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो पॉइंट मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि वो तुम्हें लर्न करना है, रीड करना है, ठीक है?
और जो जहाँ भी सोर्स से तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे तुम्हें मिलेंगे। और हम लोगों को जब हम नेचुरली अपना पढ़ाई करते रहेंगे तो अलग अलग चैप्टर्स में वो एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, जैसे एससीपी की फॉर्म में यूज होने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं जिनसे एंटीबायोटिक मिलता है। तो इस टाइप की चीजें जो है वो तुम्हें अपने आप नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मिलती जाएगी। और यहाँ पर तुम जस्ट याद रखना जो भी चीजें जो है तुम्हारे सोर्स में कहीं पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट मोनेरा में हमने हेलो सर अभी आप जितना भी पढ़ा रहे हो मोनेरा के अंतर्गत ही पढ़ा रहे हैं ना? सर तो बुक्स में तो इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। लेकिन बुक्स के अंदर डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ठीक है। अब पिछले 2-3 सालों में नहीं पूछे, लेकिन उसके पहले पिछले 5 साल 7 साल के पेपर देखोगे तो पूछे, तो इसीलिए तुमको इतना पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो तुम देखोगे इतना थोड़ा सा ही दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ उसमें, तो ऐसा लगता है इतना सा थोड़ी बातें जरूर से सेल वाले चैप्टर में दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते, तो इसलिए हम उतना पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर मुझे जरूरत लगी, अब जैसे मान लो अभी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट, लेकिन नहीं पूछे जाते या अलग अलग जगह पे आ जाएंगे, तो फिर मेरा वहां पे टाइम बचेगा। सर वन क्वेश्चन और सर, जैसे आप बहुत सारे जो और टॉपिक्स है उसमें से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे जरूरत पड़ी तो आप रिपीट नहीं करेंगे ना, मतलब आप अभी जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे देखो क्या होगा, मैं वहाँ पे तुमको बोलूंगा ये चीज हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है ना, अब तुमको याद आता होगा, तुम उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बट यदि तुमको कहीं डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो तुम मुझे पूछ लोगे कि सर मेरे को अभी यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो मैं समझा दूंगा। ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ, जो भी अब जैसे सेल वाले चैप्टर में तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर, इतना सारा पढ़ने के बाद में प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग खुद ही बोलोगे कि सर ये तो हमको सब कुछ आ गया, डिटेल में आ गया इससे ज्यादा, है ना। ओके सर, नेक्स्ट एक और इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इसके लिए हम बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो साइनोबैक्टीरिया। जब इवोल्यूशन हुआ तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस तो स्टार्ट हो गया था कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्व करना स्टार्ट किया किसने, साइनोबैक्टीरिया ने 3.3 बिलियन इयर्स अगो व्हेन अर्थ वाज इवॉल्विंग और इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज इन द बिगिनिंग स्टेज। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे अर्थ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए जिन्होंने क्या किया, उस अर्थ के रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन जो थी वो फ्री फॉर्म में नहीं थी, O2 की फॉर्म में नहीं थी, डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्म में भले ही हो, लेकिन फ्री O2 नहीं थी, तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन इवॉल्व करना स्टार्ट किया और अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से चेंज कर दिया, ऑक्सीजन का अमाउंट को बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक फॉर्म जो है उसमें इवोल्यूशन ज्यादा नहीं हुआ, बट ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो उस ऑर्डर में साइनोबैक्टीरिया के क्या बोल सकते हैं, दीज आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सर एक बार और, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला कि अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, अब चायक प्रकार का था, और धरती के ऊपर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म वो जिन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन इवॉल्व करना स्टार्ट किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजेनिक बनाया, वो कौन थे, वो साइनोबैक्टीरिया। देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट तो बहुत सारी थी, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्म में थी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मुझे लगता है यदि अर्थ के ऊपर वाटर सबसे ज्यादा था ओशंस वगैरह में, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इस ग्रुप में बहुत सारी, लेकिन ये H2O को तोड़ के ऑक्सीजन बनाना है, क्योंकि H2O अपने में ही बहुत स्टेबल है, तो उसको तोड़ के O2 बनाना बड़ा मुश्किल है। कुछ यूवी रेज वगैरह के हेल्प से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी पावर नहीं थी, या कोई रिएक्शन इतना आसानी से नहीं हो पा रहा था जिससे कि H2O ब्रेक होकर ऑक्सीजन बन जाए। H2O बहुत स्टेबल है ना, तो फिर उस ऊपर वाले ने, जिसने इस धरती को बनाया था, जिसने सारी स्कीम फिट की थी, उसने क्या किया, उसने
सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया को स्पेशल पावर बोला, जाओ मैं तुम्हें इतनी पावर देता हूं कि इस दुनिया के अंदर एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है वाटर, तुम उसको भी तोड़ पाओगे, और तोड़ के क्या कर पाओगे, H2 और O2 बना पाओगे, क्योंकि जो तोड़ता भी था वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल देता था, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यदि कोई यूवी रेज वगैरह के हेल्प से H2O ब्रेक भी हो जाए तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिलेगा, बनेगा, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल तो तबाही मचा देगा, तबाही। तो ऊपर वाले ने बोला कि जाओ मैं तुम्हें ऐसी पावर देता हूं कि तुम H2O को ब्रेक कर पाओगे, और ब्रेक करके ऐसी चीज बना पाओगे जो हर एक जीव के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा जीने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो कहां से पावर आई ये पावर आई सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ध्यान रखना, इसलिए हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्रथम ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव। क्लियर हो गई बात? दूसरा, इनका क्लास कौन सा है, क्लास का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया की क्लास का नाम है मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी, या फिर इसे हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं। क्यों नाम रखा है मिक्सोफाइसी? क्योंकि इनके ऊपर एक जिलेटिन की परत होती है, म्यूसिलेज की परत होती है, इसीलिए हम इसे मिक्सोफाइसी भी बोल देते हैं। साइनोबैक्टीरिया भगवान है सर, साइनोबैक्टीरिया भगवान नहीं भी मानो, वैसे तो देखो हिंदू धर्म में तो हम सबको, प्लांट को भी भगवान मानते हैं और इंसान को भी भगवान मानते हैं और सूरज भगवान को भी भगवान मानते हैं, लेकिन ये मान लो कि सूरज भगवान है, सूरज भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान जो हम सबको जीने के लिए ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो सूरज भगवान है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उन्होंने एनर्जी दी, लेकिन सूरज भगवान ने जो एनर्जी दी उस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो बीच में क्या है, बीच में मैसेंजर है, कन्वर्टर है, जिन्होंने वो जो सूरज भगवान की एनर्जी है उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया ताकि उसे हम यूज कर पाए, है ना, और केमिकल बनाया जिससे कि हम उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके एटीपी प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, वो रोल जरूर है। तो यहाँ पर इनकी क्लास जो है वो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी क्लास है। ठीक है, कहां पर मिलते हैं, हैबिटेट क्या है? आवाज क्या है? समुद्री, समुद्र। आवाज क्या है? नमी वाली, नमी एरियाज, समुद्री, जलीय, स्थलीय सभी हो सकते। यस सर प्रदूषित जगह में, दूसरी जगह में भी प्रेजेंट इन मोस्टली फ्रेश वाटर, एक्वेटिक है मेनली, तो कहां पर प्रेजेंट है? मोस्टली फ्रेश वाटर, सम आर मरीन ऑल्सो, ज्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ जो है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसलिए बोला क्योंकि ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो समुद्र में नहीं है, ज्यादा जो साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, ज्यादा साइनोबैक्टीरिया जो है वो समुद्र में नहीं है, कहाँ पे? फ्रेश वाटर में है। हाँ, समुद्र में भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या, ऑसिलेटोरिया आर प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग, बहुत गर्म पानी में भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बोला है बच्चे। कुछ जो होते हैं वो सहजीवी भी होते हैं, कुछ जो है वो कॉलोनियल भी होते हैं, सम आर सिम्बायोटिक आल्सो। ये इंपॉर्टेंट भी है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया कौन से, उनके नाम? सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, कहां पर प्रेजेंट है? सामान्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ जैसे ऑसिलेटोरिया हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, कुछ जो है वो सिम्बायोटिक भी है, जैसे नॉस्टॉक है ना बिना। वेरी गुड बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉस्टॉक और नॉस्टॉक कहां पर होता है? नॉस्टॉक होता है एंथोसिरोस के अंदर। ये एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉस्टॉक एंथोसिरोस के अंदर होता है ना बिना? एनाबिना
किसके अंदर होता है? इन लीफ ऑफ एजोला। एजोला पिन्नाटा एक फर्न है। एजोला क्या है? एक एक्वेटिक फर्न है, टेरोफाइट है, तो उसकी लीफ में एनाबीना मिलता है। ऐसे ही कुछ नॉस्टॉक और एनाबीना प्रेजेंट होते हैं इन कोरेलॉइड रूट ऑफ साइटस। कोरेलॉइड रूट ऑफ साइटस। साइटस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। तो नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो साइकस के कोरेलॉइड रूट में प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको हिंदी में बताइए ना, नॉन स्टॉक एनाबीना को। हिंदी में भी नॉस्टॉक ही बोलेंगे, एनाबीना ही बोलेंगे, नाम है इनका बच्चे। तो नॉस्टॉक जो है वो एंथोसिरोस में उपस्थित होता है। एनाबीना जो है वो एजोला की पर्ण में उपस्थित होता है। एजोला पिन्नाटा फर्न है, उसके पर्ण में उपस्थित होता है। और नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट, प्रवाल वृत्तीय मूल, कोरेलॉइड रूट बोलते हैं, उनके अंदर उपस्थित होता है। तो ये तीनों एग्जांपल जरूर से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बात हुई हैबिटेट की, कहां पर रहते हैं। अब इसके बाद में आप बात करते हैं कि ये खुद कैसे होते हैं। साइनोफाइल बैक्टीरिया जो है वो एक कोश के होते हैं कि बहुकोश के होते हैं? उसकी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, इन सम टाइम ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। कोई यूनिसेलुलर का एग्जांपल बता सकते हो क्या? एग्जांपल का नाम सुना है क्या एससीपी में? यस सर। यस सर। पैराबीना जो है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉमा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। कौन है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस? नॉस्टॉक है क्या? एनाबीना है क्या? यस सर। And may be present in colonial form, यानी एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, और या तो तंतुमय भी हो सकते हैं या फिर इनकी कॉलोनी भी हो सकती है। एनाबीना और नॉस्टॉक जो है वो कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। सर जो स्पुलिना है वो एक सवाल है ना सर? हाँ, कौन कौन? जो स्पुलिना लिखे हैं वो एक सवाल है ना सर, एक कोशिकीय सवाल। बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? नीलहरी सवाल। दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं? साइनोबैक्टीरिया is also known as blue green algae। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब नील हरी शैवाल? यस सर। शैवाल है। अब शैवाल जो है उन्हें तीन अलग अलग जगतों में वर्गीकृत किया हुआ है। यस सर। शैवाल हैं, उन शैवाल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो शैवाल को तीन अलग अलग जगतों में वर्गीकृत किया गया है। मुनेरा के अंदर कौन है? वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा के अंदर कौन है? प्रोटिस्टा के अंदर है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट या यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। ठीक है, और तीसरा प्लांटी के अंदर जो एल्गी पढ़ते हो। तो शैवाल जो है उन्हें तीन अलग अलग जगहों पर वर्गीकृत किया हुआ है। जगत की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल पहले भी बताया था जब प्रोटिस्टा पढ़ा रहा था, तब वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई एक साइंटिस्ट है जो एल्गोलॉजिस्ट है, फाइकोलॉजिस्ट, जिसका काम है शैवाल का अध्ययन करना।
वो अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसके लिए रॉबर्ट उसके लिए ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था विटेकर, तो विटेकर उनके लिए तो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है। उनको लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो सिर्फ 5 किंगडम बनाए, यहाँ तो कितने लाखों हजारों टाइप के एल्गी की स्टडी मैंने अकेले की, तो उनको लगता है मैं ही बड़ा जो फाइकोलॉजिस्ट है। तो फाइकोलॉजिस्ट जब एल्गी की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी, साइनोबैक्टीरिया की प्रॉपर्टी तो एल्गी के जैसी है। उन्होंने बोला मैं तो नाम रखूंगा ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी हिम्मत है, रोक सकते हो तो रोको। आई बात समझ में? तो उन्होंने शैवाल बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी की स्टडी की, तो उन्होंने नाम रखा शैवाल। उनको कोई बोलेगा कि ये शैवाल है, ये तो मोनेरा है, उन्होंने बोला मोनेरा तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शैवाल है जिसको मोनेरा में क्लासिफाई किया किसने, आरएचबीटी ने कर दिया, तो कर दिया, कोई बात नहीं, जिस प्रॉपर्टी में किया उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो इसीलिए यदि कोई बोलता है कि स्पाइरुलिना एल्गी है, शैवाल है, बिल्कुल शैवाल है, लेकिन क्या वो मोनेरा नहीं है? यस, वो मोनेरा भी है। एक ऐसा शैवाल है जो प्रोकैरियोटिक होने की वजह से कहां पर वर्गीकृत है, कौन सी जगत में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा में वर्गीकृत। समझ गए क्या? यस सर। ये बात, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिस भी बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब तुम प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, तब तुम्हें वहां पर मिलेगा ये एग्जांपल, ग्रीन एल्गी मिलेगा, एल्गी की स्टार्टिंग वाले जो इंट्रो है उसमें मिलेगा तुम्हें ये एग्जांपल कि स्पाइरुलिना जो है वो एक शैवाल है, कुछ के शैवाल है, ऐसा करके, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो कि अरे ये तो मोनेरा में पढ़ा था हमने, जगत मोनेरा में रखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया है, जिससे हम शैवाल भी बोल सकते हैं, वो गलत। सर मतलब ये साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग नीलहरित शैवाल बोलेंगे ना? हाँ, साइनोबैक्टीरिया है, उसे हम नीलहरित शैवाल बोलेंगे। अब देखो इसके बाद में स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसी होती है वो देखते हैं। पहले एक कोशिका की संरचना देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की, फिर उसके बाद में हम पूरा फिलामेंट जो है उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सर क्या कारण है कि ये नीला हरा ही होता है ये शैवाल? क्या नीला हरा होता है? हाँ नहीं नीला नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीला हरा ही होगा। इसके अंदर जो पिगमेंट्स है, वर्णक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका कलर क्या होगा। ये हरा भी हो सकता है, ये नीला हरा भी हो सकता है, ये लाल भी हो सकता है। क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं है कि वो साइनोबैक्टीरिया जो समुद्र की अधिक गहराई में पाए जाते हैं उनका रंग लाल होता है? सर जी सर पढ़े हैं। पढ़ा ना? तो फिर सर प्रोटिस्टा में तो है। हाँ, तो जो भी एल्गी या साइनोबैक्टीरिया गहराई में, समुद्री गहराई में पाए जाते हैं, उनका कलर रेड होता है। इसे हम गैडुकॉल इफेक्ट भी बोलते हैं, बात करेंगे उसकी भी। तो साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की संदर्भ में बात करें, सबसे बाहर में बना रहा हूं सेल वॉल। ये एक सेल का सेल वॉल जो है कौन से किंगडम का मेंबर है, कौन सी जगत का मेंबर है? ये मोनेरा जगत है क्या? यस कौन सी किंगडम का मेंबर है ये साइनोबैक्टीरिया? मोनेरा। तो मोनेरा जगत का यदि मेंबर है तो इसका सेल वॉल सेलुलोजिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसका सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। मोस्टली किसका बना होता है मोनेरा में सेल वॉल? एमिनो एसिड प्लस पेप्टिडोग्लाइकन। वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। अब यहाँ पर सेल वॉल में क्या तुम्हें दो परतें दिख रही है क्या, दो लेयर दिख रही है क्या? यस एक बाहर मोटी सी परत और अंदर वाली पतली सी परत दिख रहा है क्या सब बच्चों को? ऐसा यस सर। सब बच्चों को बता सकता है कि ये जो सेल वॉल बना है वो ग्राम पॉजिटिव टाइप का है कि ग्राम नेगेटिव टाइप का? ग्राम नेगेटिव। मतलब साइनोबैक्टीरिया के सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव। ये कांसेप्ट हमको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाहर एक लेयर है इसके बाहर। बताओ ये लेयर क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। यस, ग्लाइकोकेलिक्स दिख रहा है, ग्लाइकोकेलिक्स नहीं सर फ्लैजिला मतलब क्या है? ये पानी में रह रहा है ना, पानी में रह रहा है, तो जो जीव मोस्टली पानी में रहते हैं उनके शरीर के ऊपर कुछ चिकनी चिकनी चिपचिपी सी परत होती है। जेली कोट है क्या सर? फ्लैजिला या फिर जेली कोट।
जिलेटिन या म्यूसिलेज है ये। एक बार समझ में, यहाँ पर क्या है सबसे बाहर सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेज या जिलेटिन की परत। ये हुई ये बात? यस सर। ये है जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस शीट है और सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर बाहर वाली लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड, अंदर वाली लेयर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सेल वॉल ग्राम नेगेटिव टाइप, ग्राम नेगेटिव टाइप। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि तुम मोनेरा में पढ़ रहे थे, बट स्टिरॉल एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरॉल एब्सेंट होता है। कुछ जगहों पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग बना लेगा कुछ इस टाइप से। क्या बोलते हैं इस फोल्डिंग को? क्या है ये फोल्डिंग? मीजोसोम। मीजोसोम यहाँ पर नहीं है। ये फोल्डिंग जो तुमको मीजोसोम जैसी लग रही है, सेंट्रल मीजोसोम जैसी, काम वही है, लेकिन नाम अलग है। नाम रख देंगे यहाँ पर लैमेलोसोम। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग जो कि सेंट्रल मीजोसोम की तरह है, इसका नाम है लैमेलोसोम। क्या काम करेगा लैमेलोसोम? लैमेलोसोम क्या काम करेगा? मदद करेगा। रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस। यस, तो एक काम तो वो होगा जो पेरिफेरल मीजोसोम का था और दूसरा वो होगा जो सेंट्रल मीजोसोम का था। क्या था सेंट्रल मीजोसोम का काम? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन या सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये सेंट्रल और पेरिफेरल मीजोसोम दोनों है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया स्टिरॉल एब्सेंट। ना इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरॉल एब्सेंट है। मैं तुमको कंप्लीट लाइंस लिखाने के बदले में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना वो डायग्राम में लिखते जाऊंगा, ताकि हम बहुत सारे लाइन लिखने से बच जाए और हमारा साइनोबैक्टीरिया टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है और ये जो पार्ट है ये किससे अटैच है? ये क्या है? लैमेलोसोम किससे अटैच है? डीएनए से। न्यूक्लियोइड है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जिसे रिच न्यूक्लियोइड है इसका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, पेरिफेरल पार्ट और सेंट्रल। यानी इसके अंदर है साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है कितने पार्ट के अंदर? दो पार्ट में। दो पार्ट कुछ इस तरीके से। जो पेरिफेरल पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन जैसा है, ऐसा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर बहुत सारे वर्णक लगे होते हैं। क्या बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को? ऐसा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर बहुत सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक लगे होते हैं। बताओ। क्रोमेटोफोर। पढ़ा था क्या? यानी ये मैंने क्रोमेटोफोर तुमको कौन से पार्ट में दिख रहे हैं? साइटोप्लाज्म के परिधीय पार्ट में कि केंद्रीय पार्ट में? कहां पर दिख रहा है? परिधीय पार्ट में। तो इसीलिए हमने साइटोप्लाज्म को दो भागों में यहाँ पर बांट दिया था। साइटोप्लाज्म जो वो परिधीय होता है और केंद्रीय होता है। परिधीय वाले के अंदर यदि बहुत सारे पिगमेंट वर्णक है तो क्या उसके पास कलर होगा? क्या प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना, इसकी वजह से क्या परिधीय साइटोप्लाज्म क्या? सर ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट आप सेंटेंस में लिखवा दीजिए ना, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन सा? एक हो गया पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, परिधीय साइटोप्लाज्म।
पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अब पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो है इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर पिगमेंट लगे हैं, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर या थायलेकॉइड भी बोलते हैं। यहाँ पर इसकी खास बात क्या हो गई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की, इसके ऊपर क्रोमेटोफोर या इसको हम ज्यादा अच्छा रहेगा बोलते हैं यहाँ पर थायलेकॉइड। थायलेकॉइड नाम तुमने पहले भी सुना है? यस सर। और इस थायलेकॉइड के ऊपर ही वर्णकों के ग्रुप रखे होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर आ जाता है ब्लू ग्रीन टाइप का कलर हो जाएगा। तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को इसीलिए दूसरा एक नाम बोल देते हैं क्रोमोप्लाज्म। समझ गए क्या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को क्रोमोप्लाज्म क्यों बोल रहे हैं? बच्चे आप भूलोगे तो नहीं, लाइन में नहीं लिखा तब भी याद रहेगा क्या कि यहाँ पर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर थायलेकॉइड वर्णक होता है, इसलिए उसका कलर होता है और इसे हम क्रोमोप्लाज्म भी बोल देते हैं। सर एक बार हिंदी में इसको वापिस लेबलिंग बता दीजिए ना। सर सुन लो, कोशिका द्रव्य, साइनोबैक्टीरिया का कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है, परिधीय और केंद्रीय। परिधीय कोशिका द्रव्य में बहुत सारे थायलेकॉइड उपस्थित होते हैं जिनके ऊपर प्रकाश संश्लेषी वर्णक लगा होता है, इसीलिए इसे क्रोमोप्लाज्म भी बोलते हैं। सर धीरे बोलिए, हिंदी में भी नहीं लिखा। लिखवा दीजिए ना, लिख लेंगे एक बार। यस सर। हिंदी में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आगे डायग्राम समझ लेते हैं, फिर मैं तुमको जो भी पॉइंट तुम बोलोगे हिंदी में लिखवा दूंगा, ठीक है। एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं लिखवा दूंगा कोई। तो ये तो हो गया परिधीय वाला, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इनके अंदर प्रेजेंट है थायलेकॉइड। केंद्र वाला जो पार्ट है इसे हम बोल देंगे सेंट्रोप्लाज्म। जैसे हम पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, वैसे ये है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। अब इनके कोशिका द्रव्य में कोशिकांग उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, कोशिकांग उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? होगा सर, पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। राइबोसोम होगा क्या? राइबोसोम। यस सर। कौन सा वाला? 70S। 70S वाला। 70S राइबोसोम होगा। इनके अंदर 70S राइबोसोम होता है। इनके साइटोप्लाज्म में स्टोर फूड जो होता है उसे हम साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। हमारे अंदर स्टोर फूड क्या होता है बताओ? ग्लाइकोजन। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर स्टोर फूड क्या होता है? स्टार्च। दोनों के बीच का होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। ये उन दोनों के बीच का है, मतलब ये ऐसा स्टार्च है जिसकी प्रॉपर्टी ग्लाइकोजन से मिलती जुलती होती है या अमाइलोपेक्टिन से मिलती जुलती होती है, उसे बोल देते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा इसको हम अल्फा ग्रेन्यूल भी बोल देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है वो भी हो सकते हैं। इंक्लूजन बॉडीज है ये लिपिड ड्रॉपलेट्स। तेल की बूंदें जो है वो भी उपस्थित हो सकती है। ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ऑक्सीजन गैस वाली वैक्यूल जो होती है उसे बोल देंगे गैस वैक्यूल। इनके अंदर गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल के अलावा रिजर्व फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट और आरएनए वगैरह जो रिजर्व रहते हैं उसे हम बोल देते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। उसके अलावा एक और इंक्लूजन बॉडी जो इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है पॉलीहेड्रल बॉडी। इसको एंजाइम होता है, ये इसे बोल देते हैं पॉलीहेड्रल। सर डायग्राम को समझ नहीं आ रहा है, पूरा इधर उधर भर गया है पूरा।
पॉलीहेड्रल बॉडी। क्या बच्चे एक एक चीज इतना क्लियर लिखा हुआ है, कुछ भी गचपच थोड़ी हो रहा है इसमें? कुचड़ मुचड़ हो गया क्या कहीं पे? क्या समझ नहीं आया? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। डायग्राम तो कहीं नहीं देखा मैंने। इलेक्ट्रॉन क्लियर है सर, क्लियर है। इतना क्लियर नहीं दिखेगा तुम्हें। हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर, तो इसमें हेट्रोसिस्ट कहाँ पे होगा सर? हेट्रोसिस्ट वाली कोशिका है ही नहीं। हेट्रोसिस्ट कोई कोशिका अंग नहीं है। हेट्रोसिस्ट तो एक अलग ही कोशिका है, मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया में होता है ना सर? हाँ सर वही क्या सर? यूकैरियोटिक के जितने भी यूकैरियोटिक वाले होंगे जंतु, वो सबका ऐसे ही होगा, मतलब कोशिका का अंदर का संरचना। नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है, ये नॉर्मल एक कोशिका है, इसका काम नाइट्रोजन स्तरीकरण का नहीं है। जो हेट्रोसिस्ट होता है उसका काम नाइट्रोजन स्तरीकरण का होता है, वो कोशिका बिल्कुल ही अलग हो जाती है, डिफरेंट टाइप की सेल होगी। और हेट्रोसिस्ट के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी कॉमन यूकैरियोटिक है, वो नॉन स्टॉप में रहता है। ये कॉमन वाला है ना सर? हाँ ये कॉमन ये कॉमन यूकैरियोटिक का संरचना है। क्या हुआ बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। सर ये वॉल्यूटिन ग्रैन्युल इंक्लूजन बॉडी है। हाँ वॉल्यूटिन, इधर जो भी लिखे ना, ये 70s राइबोसोम के अलावा साइनोफाइसिन, स्टार्च, लिपिड ड्रॉपलेट, गैस वैक्यूल, पॉलीहेड्रल बॉडी, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस थायलेबल। ओके, थैंक यू सर। बच्चे डायग्राम मैंने बहुत क्लियर बनाया है, इतने सारी लेबलिंग करनी थी, बड़ा डायग्राम बनाते हुए भी मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि तुम्हारा कहीं भी कोई लेबलिंग में दिक्कत ना आए, कोई चीज ओवरलैप ना करे। फिर भी तुम बोलोगे सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा डायग्राम। हेलो सर। आ रहा है सर, समझ में। हेलो सर। सर ये पॉलीहेड्रल बॉडी और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या बताया, समझ नहीं पाई मैं। लिखवा भी दूंगा। पॉलीहेड्रल बॉडी जो है वो रुबिस्को होता है, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है रुबिस्को एंजाइम। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल जो है वो रिजर्व फॉस्फेट प्रोटीन, ये सब होते हैं। गैस वैक्यूल जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें जो गैस निकल रही है वो होंगी। लिपिड ड्रॉपलेट्स और साइनोफाइसिन स्टार्च वगैरह जो है वो इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह स्टोर हो रहा है वो। अभी मैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में तुम्हें लिखवा भी दूंगा अलग से, चिंता मत। मैं तुमको लिखवा दूंगा जो भी तुम्हें दिक्कत लग रही है ना कि सर ये चीजें आप हमें लिखवा दो, तो मैं अभी तुम्हें वो सारी चीजें डिक्टेट करवा दूंगा, आराम से निश्चिंत रहो। जितना डायग्राम लिखा हुआ है वो डायग्राम में सारे पार्ट दिख गए ना कि सेल के अंदर क्या क्या है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना अभी सब बच्चे। अभी 1 मिनट के लिए ड्रॉ करना बंद करो, इधर देखो। 1 मिनट के लिए सभी बच्चे ना इधर देखो, ड्रॉ करना बंद करो, मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, ड्रॉ कर लेना। ये साइनोबैक्टीरिया की एक सेल बनाई है। यदि यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है तो मान लो ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ही है। यदि ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस टाइप का तो इसकी एक नॉर्मल सेल जो है फिलामेंट की, वो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसके अंदर सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो जिलेटिन की या म्यूसिलेज की लेयर होती है। इसको हम जिलेटिनस शीट बोल सकते हैं या फिर म्यूसिलेजिनस शीट भी बोल सकते हैं। या तो तुम्हें जिलेटिन लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर तुम्हें म्यूसिलेज लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है। और इसका काम होता है कि जल्दी से सूखे ना, ड्राई होने से बचाना। देन उसके बाद में सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप का है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं बाहर वाली लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की है, अंदर वाली लेयर जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? एंड इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक एनी बैक्टीरिया की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या कर रहा है अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बना रहा है। उस फोल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं? लैमिलोसोम बोल देते हैं। और ये लैमिलोसोम सेंट्रल मेसोसोम और पेरिफेरल मेसोसोम दोनों का काम कर रहा है, मतलब श्वसन में भी, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, उनमें भी हेल्प करेगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटा हुआ दिख रहा है। एक बाहर वाला भाग जो कलरफुल होता है उसे हम क्रोमोप्लाज्म बोल देते हैं। और कलरफुल होने का रीजन क्या है? कलरफुल होने का रीजन है कि इसके पास में थायराइड्स प्रेजेंट है। सेंटर वाला पार्ट जो साइटोप्लाज्म का वो रिलेटिवली क्लियर है, उसे हम सेंट्रोप्लाज्म बोल देते हैं। डीएनए जो है वो सेंट्रोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं और बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। कौन-कौन से इंक्लूजन बॉडी? लाइक साइनोफाइसिन स्टार्च, लिपिड ड्रॉपलेट, गैस वैक्यूल, पॉलीहेड्रल बॉडी, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, ये सारे के सारे स्टोर्ड कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर हो गई बातें?
यस सर। यस सर। सर हाइलेकॉइड का क्या कार्य है? क्या बच्चे? हाइलेकॉइड्स का थैलेकॉइड, उसके ऊपर लगे हुए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा वो, लाइट रिएक्शन चलेगी वहां पर। रजनी यूकैरियोट नहीं है बच्चे, यूकैरियोट कहां? अभी तो मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हैं ना। प्रोकैरियोट है सर। नो सर, यू बैक्टीरिया लिखना था, धोखे से लिखा गया वो। कुछ आर्गी ये यू बैक्टीरिया। हाँ बोलो सर। ठीक है बच्चे। सर अगर क्वेश्चन में आएगा कि साइनोबैक्टीरिया में जो है हेटेरोसिस्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है तो क्या लिखेंगे सर? पाया जाता है। तो इसमें तो नहीं है ना सर। लेकिन बैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है तो मना कर दोगे? नहीं, सारे में नहीं पाया जाता सर। नॉन हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया। हेलो सर। हाँ बच्चे। ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसको रियल बैक्टीरिया बोलते हैं ना? रियल बोलना से अच्छा है तो बोलो उन्हें एडवांस बैक्टीरिया बोलते हैं। समझ नहीं आ रहा सर, रियल बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? है ही ना भाई, यू बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? देखो हमने बैक्टीरिया के दो टाइप पढ़े, कौन कौन सा? सॉरी, मोनेरा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव, आर्की का मतलब है प्रिमिटिव, और यू का मतलब ट्रू के साथ साथ यहाँ पे एडवांस है। यू बैक्टीरिया मतलब एडवांस, ज्यादा डेवलप है, आज के जमाने का मॉडर्न है। डेवलप जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर एक टाइप है, कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया। समझ गए? यस। क्लियर होने बाद सर हेलो लिखवा सर। दीजिए इसे। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर स्टेरॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिरॉल ही बोलते हैं बच्चों। स्टिरॉल जो एक बायोमोलिक्यूल है, लिपिड के लाइक मटेरियल होता है, लिपिड रिलेटिव। ओके सर। सर एलपीएस और एमपीएस क्या है? लाइपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस और ग्लूकोपॉलीसेकेराइड एमपीएस। सर 70S राइबोसोम और इन सबको जो पॉलीहेड्रल बॉडीज है ये सबको इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा सर? क्या बोलेंगे इसको? इंक्लूजन बॉडी या अंतर्विष्ट कार्य। सर इंक्लूजन बॉडी और हिंदी में बोल दोगे अंतर्विष्ट कार्य। हेलो सर। सर ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसको प्लीज वन टाइम और बताइए ना सर। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को हम पर्दीय साइटोप्लाज्म या क्रोमोप्लाज्म बोल रहे हैं। उसके अंदर थाइलेकॉइड उपस्थित होते हैं, उसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी वजह से जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसका कलर होगा, कलर की वजह से टर्म आ रहा है क्रोमोप्लाज्म। ठीक है? और केंद्रोलय होगा सेंट्रोप्लाज्म, उसके अंदर डीएनए होगा। कौन सा कलर होगा सर? क्या बच्चे? कौन सा कलर होगा? क्या होगा? कलर कौन सा होगा सर? रंग? हाँ रंग होगा ना, क्योंकि वर्णक है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब वर्णक। लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। वैसे इनके पास भी क्लोरोफिल होगा। ये बात समझ में? सर हेलो सर। हाँ बच्चे। सर तो साइनोबैक्टीरिया को तो आप बताए कि नीलहरी शैवाल बोलते हैं। हाँ बच्चे। अरे यार क्या एक तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? सोनम श्रीवास। क्या नाम है? सोनम। सोनम। सोनम, मैं तुम्हें प्यार से पिंकी बुलाऊं तो बुला सकता हूँ क्या? या घर में तुम्हें कोई प्यार से सोनू बुलाए तो बुला सकता है क्या? सर मेरे को सोमा बुलाते हैं। सोनू बुलाते हैं? ठीक है। निकनेम हो गया सर उसका वो। निक नेम सोमा। सोमा बुलाते हैं? हाँ। ओके चलो सोमा बुलाते तुम्हें। तो तुमने कभी ये बोला कि मेरा नाम तो सोनम है, सोमा कैसे बुला सकते हो मुझे? नहीं सर ऐसा नहीं। तो तुम्हारे दो नाम हो सकते हैं तो वैसे ही इसके भी तो दो नाम हो सकते हैं। बायोलॉजिस्ट इसको एल्गी बोल रहे हैं, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या रख दिया? साइनोबैक्टीरिया रख दिया। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ। एक 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 ना बोले कि क्या बोलते ये इसका कलर क्या होगा ऐसे करके, तो मतलब नीलहरी शैवाल बोलते हैं ना, तो इसलिए मैं बोली सर। तो हाँ तब सही बोल रही।
ठीक है, नीला हरे सेल से पता पड़ रहा है। जनरली ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन सर ये ग्राम पॉजिटिव भी होगा क्या? हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है ये। ग्राम पॉजिटिव नहीं हो सकता है कभी। क्यों सर? होता ही नहीं है इनका सेल वॉल हमेशा नेगेटिव है क्योंकि इसमें 2 लेयर पाए, एक मोटा और एक पतला, इसलिए। सर निगेटिव है ये तो पता है, पर पॉजिटिव हो सकता है क्या पूछा मैंने? हो सकता, होता ही नहीं है सर। हाँ ठीक है सर, इसमें क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं ना? हाँ, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं और फाइटोबिलेंस। बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट नहीं अभी चल रहा है, चिंता मत करो, अभी आ जाएगा सब कुछ। अब देखो ये मैंने यहाँ पर ना ये जो हेट्रोसिस्ट वाली बच्ची थी, हेट्रोसिस्ट इस बच्ची को जगा दो, ध्यान से देखिएगा। अब ये साइनोबैक्टीरिया बनाया मैंने फिलामेंटस टाइप का, ठीक है। अब ये फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया जो है, इसके अंदर ये जो नॉर्मल सी सेल दिख रही है ना, ये है वेजिटेटिव सेल। और ये डॉट डॉट बनाया बहुत सारा, ये क्या बना रहा हूँ, ये थायलाकोइड बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये इसकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है, बीच बीच में क्या देख रहे हो, कुछ सेल साइज में बहुत बड़ी हो गई है और गोल टाइप की दिख रही है, उनकी सेल वॉल भी मोटी सी दिख रही है क्या, दिख रहा है क्या बीच बीच में ये वाला, और ये बड़ा वाला टर्मिनल पे हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तो इन को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, यानी ये वाला ये है हेटेरोसिस्ट। ये जो डायग्राम बनाया है ये कौन सी सेल का बनाया है? इस सेल का बनाया है। आई बात समझ में? यानी ये जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यहाँ दिख रहा है, ये हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया है, जिसके अंदर नॉर्मल सेल है वो ऐसी है, और हेटेरोसिस्ट जो है बच्चों, इसके अंदर थायलाकोइड नहीं होगा और इसके अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कूट के भरा होगा। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की वजह से क्या हो जाएगा, उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की वजह से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना स्टार्ट कर देगा। और इनके अंदर जहां पर भी आसपास में सेल है वहां पर एक डॉट जैसी स्ट्रक्चर भी होती है, जिसे हम पोलर बॉडी बोल देते हैं। ये है पोलर बॉडी। ये क्या है, इसके ऊपर जो म्यूसिलेज की कवरिंग है वो बनाई है, म्यूसिलेज। और ये जो थ्रेड लाइक होता है इसे हम ट्राइकोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है नॉस्टॉक का है ना? यस सर। क्लियर हो गया बच्चे? तुम्हारा वो हेटेरोसिस्ट वाला डाउट क्लियर हो गया? इसमें हेटेरोसिस्ट कहाँ है? यस सर। क्योंकि हेटेरोसिस्ट भी ऐसा ही होगा। हाँ, तुम्हारे माइंड में भी पिक्चर क्या चल रहा था कि लग रहा है हेटेरोसिस्ट ऐसी कोई गोली है जो सेल के अंदर है, लेकिन हेटेरोसिस्ट इसके अंदर नहीं है। हेटेरोसिस्ट तो अलग से ही सेल के जो बड़े आकार की होती है, जिसकी कोशिकाभित्ति मोटी होती है क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से, वो नॉन ग्रीन होता है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक टाइप का होगा, इस टाइप की सेल होती है ट्राइकोम हेटेरोसिस्ट। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। सर ये ट्राइकोम किसको बोल रहे हैं? क्या बच्चे? ये ट्राइकोम लिखा है ना? ट्राइकोम का मतलब होता है थ्रेड जैसा कुछ, धागे जैसा कुछ। तो म्यूसिलेज से कवर्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, उसे हम ट्राइकोम बोल देते हैं। फिलामेंट, फिलामेंट को ही ट्राइकोम बोल रहे हैं आप, है ना? सर हेटेरोसिस्ट अलग से पाया जाता है? क्या वो बच्चे? हेटेरोसिस्ट अलग से पाया जाता है सर? हाँ, हेटेरोसिस्ट जो है वो वेजिटेटिव सेल से अलग कोई सेल होते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के, कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो होते ही नहीं है हेटेरोसिस्ट, नॉन हेटेरोसिस्टस भी होता है। लेकिन हेटेरोसिस्ट सर वो ट्रिकोम ऑफ क्या लिखे हैं आप के पास? ट्रिकोम ऑफ क्या लिखा है ये? नॉस्टॉक। सर हेटेरोसिस्ट बहुकोशिकीय में पाया जाता होगा ना सर? आहुति ने बिल्कुल सही समझा। आहुति बोल रही है कि ना कि अरे नालायको, ये दोनों के दोनों साइनोबैक्टीरिया ही है। ये सर ने बोला यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया और ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। यदि इस फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की एक सेल को देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा आहुति बोल रही है। एनाबीना भी ऐसे ही होता है, नॉस्टॉक जैसे ही होता है, फिलामेंटस टाइप का। एनाबीना नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ओके सर।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब उसके अंदर थायलाकॉइड के अंदर क्या सब होता है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह कैसे करता है और माइकोप्लाज्मा, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर आपका क्लास कर लेंगे सर अब 2 days सर आप सैटरडे और मंडे को नहीं आने वाले हैं? 2 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है कुछ काम से, एक्चुअली एक शादी अटेंड करने के लिए जाना है, तो इसलिए नहीं आ पाऊंगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं। सर कोरोना में शादी और क्या क्या करें, घर की शादी है, करेंगे, जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कोरोना बना देंगे वो लोग। हेलो यस। और ना देखो, एक दूसरे का डाउट पूछते तो ऐसे हंसा मत किया करो प्लीज। कोई नहीं हंसता ऐसा। कौन है? नामकरण हो रहा अरे वो थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाबा सर। चलेगा हाँ, ऐसा। वैसे क्या नामकरण हुआ भाई? हाँ फिर से ही। हेलो हाँ प्रियंका। अरे नहीं पता यार, वो निकनेम वाले पे पता है। अरे बैकग्राउंड में भागवत कहाँ पे चल रहा है यार? माइक ऑफ करो तुम। मैं ना क्लोज कर रहा हूँ, है ना, अब तुम लोग अपना बात करते रहना बाद में। सर थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा 1 मिनट अच्छा साइड हटिए ना। चलो नोट कर लो, फटाफट से ड्रॉ कर लो। चलो बाय बाय बच्चों। बाय सर कुछ पूछना था। सर थोड़ा सा रुकिए ना, 1 मिनट। हेलो। हाँ बोलो बोलो बच्चे। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी सर, नीट के एग्जाम को 5 months अभी बचे हैं। हाँ। और सर कोर्स बहुत पीछे चल रहा है, तो कंप्लीट तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, डरो नहीं, रोज पढ़ते हैं हम, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, डरो मत। अभी स्टार्ट किया है तभी तुम सोच रहे हो कि कोर्स क्यों नहीं हो गया। हाँ ठीक है हो सर। जाएगा, चिंता मत। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। क्या हो गया बंद? बंद कर देना हाँ लाइट। सोनम चलेगा क्या? नहीं, अब थोड़ा लेट बचा था उसको। हाँ लेट से। बोलो आप। अरे रजनी आप ही हो क्या? मेरा नाम रजनी नहीं है, मेरा नाम आरती है, वो मम्मी की आईडी से चलता है। ओह क्या क्या है क्या है? क्या है? आरती। आरती हाँ। अच्छा हाँ यार आपकी रजनी रजनी तो सब बोलते हैं, तो मैंने भी बोल दिया। अब नाम ना उसी से चल रहा है वो। एलपीएस क्या है, कोई बताएगा क्या? सेल कॉल में जो लिखा रहता है वही बोलते हैं। हाँ एलपीएस क्या है सेल कॉल में, कोई बताएगा? लाइपोपॉलीसेकेराइड। ओके चलो ठीक है यार, हो गया, बाय बाय। चलो केमिस्ट्री क्लास में मिलना सब। हाँ हाँ